2024-25 पेश हो चुका है और अगर टैक्स पेयर्स की बात करें तो सबसे बड़ी राहत जो मिल रही है वो केवल और केवल नई टैक्स रजीम वालों को मिल रही है। और इस पर ही अब हम डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ दो पर्सनल फाइनेंस स्पेस की जाने माने एक्सपर्ट्स जुड़ने वाले हैं, तो Money9 के साथ बने रहिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में हमने देखी बढ़ोतरी, 15 से बढ़ाकर इसे 20% कर दिया गया है और जहां तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात है इसे 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया है। तो इन सब का असर आपकी जेब पर, आपके घर के बजट पर कैसा पड़ेगा, इन सब पर हम बात करने वाले हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे अगले 1 घंटे में। पर्सनल फाइनेंस से जो भी आपके जुड़े हुए सवाल हैं आप भी कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। बजट को लेकर के आप क्या जानना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में आपके सवालों का इंतजार रहेगा। हमारे एक्सपर्ट्स से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो यही वो प्लेटफॉर्म है जब आप हमारे साथ जुड़ करके पूछ सकते हैं सवाल कि आपके लिए इनकम टैक्स में क्या कुछ और कितना बदला है। बजट 2024-25 सामने है और इसी पर हम ला रहे हैं दिन भर Money9 पर आपके साथ हम लाइव जुड़े रहे हैं। और आज 4 बजे मैं आ गई हूं 2 खास मेहमानों के साथ और हम केवल और केवल बात करने वाले हैं कि इस बजट का इम्पैक्ट एक इनकम टैक्स पेयर की जिंदगी में किस तरह से पड़ेगा। चाहे बात हो आपके इनकम टैक्स स्लैब की, बात हो आपके स्टैंडर्ड डिडक्शन की, जिसे लेकर खुश होना चाहिए, लेकिन केवल उन्हें जो न्यू टैक्स रजीम को फॉलो करने वाले हैं। मैं हूं प्रियंका संभव और 4 बजे मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। जितेंद्र सोलंकी जी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं और विनोद रावल चार्टर्ड अकाउंटेंट। इन दोनों से हम समझने वाले हैं कि बजट में आपके लिए क्या कुछ निकल कर आया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बजट के 9 पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगी। इसको मैंने एक समराइज करने की कोशिश की है जिसका सीधा रिश्ता है आपकी जेब पर और आपके इनकम टैक्स पर। तो क्या कुछ हुआ है। सबसे बड़ा बदलाव रियल एस्टेट में जो प्रॉफिट होता है इस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट अब आपको नहीं मिलेगा और प्रॉपर्टी बेचने पर पहले जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20 का था वो 12.5 हो गया है। इक्विटी से एक वित्त वर्ष में आपके 1,25,000 तक की जो प्रॉफिट होगी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इसके बियॉन्ड 1 साल के बाद जब आप इसे बेचेंगे तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% लगता था अब वो 12.5% हो गया है। साथ ही में इक्विटी से मुनाफे पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी 15 से बढ़कर 20% हो चुका है। स्टॉक मार्केट में F&O, इस पर हमने बार बार वार्निंग सिग्नल्स देखे और देखिए इस पर टैक्स जो है STT को दर को बढ़ा दिया गया है। नई टैक्स रजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ गई है, लेकिन केवल और केवल फायदा नई टैक्स रजीम वालों को। उनके लिए अब स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़कर 75,000 कर दी गई है। साथ ही में नई टैक्स रजीम के स्लैब में भी हुआ है बड़ा बदलाव। ये आपके लिए कितनी बचत करवाएगा, क्या आपके हाथ में ज्यादा पैसे छोड़ेगा, यही आज हम समझने वाले हैं। और एनपीएस में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को टैक्स डिडक्शन जो है वो अब मिलेगा 10 से बढ़ाकर इसे 14% कर दिया गया है। लेकिन अगेन ये भी नई टैक्स रजीम वालों के लिए ही हुआ है। तो वेलकम जितेंद्र सर, विनोद सर, आप दोनों ने वक्त निकाला आज Money9 के लिए। मैं अपने दर्शकों को भी कहूंगी जो Money9 के साथ सुबह से लगातार जुड़े हुए हैं, पर्सनल फाइनेंस, इनकम टैक्स, इनसे जुड़ा आपका जो भी सवाल हो आप भेजिए, हम जितेंद्र जी और विनोद सर से वो सवाल पूछेंगे। और अब मैं सबसे पहले जितेंद्र सर आपसे पूछना चाहूंगी, रियल एस्टेट से ये इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटाना, देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को लेकर यूनिफॉर्मिटी की बात तो बहुत लंबे समय से चल रही थी, यूनिफॉर्म करने की कोशिश की गई है, इस बजट में यूनिफॉर्म कर ही दिया गया है। लेकिन अब कोई रियल एस्टेट जब आप बेचेंगे तो टैक्स कम हो गया है, 20% लगता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो हो गया है 12.5%, पर इंडेक्सेशन चला गया है। तो ये इंडेक्सेशन के जाने से नुकसान कितना होगा? देखिए इंडेक्सेशन एक बड़ा बेनिफिट होता था। जिस इंडेक्सेशन होता क्या है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ परचेज है उसको आप आज की वैल्यू में निकालते हैं और तब अपना प्रॉफिट आप कैलकुलेट करते हैं। अब उस पर चाहे 20% टैक्स लगता था, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट से आपका टैक्स लायबिलिटी जो है वो कम हो जाती थी। अब 12.5% हालांकि जो है टैक्स कर दिया है, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट पूरी तरह से निकाल दिया है। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी प्रॉफिट बनेगा, चाहे आपने प्रॉपर्टी वो 20 साल पहले ली हो, तो जो भी प्रॉफिट बनेगा उस पर सीधा 12.5% का आपको टैक्स लगेगा। इसका मायने ये है कि आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो ज़रूर बढ़ेगी। अब टैक्स लायबिलिटी बढ़ी है तो लोग इसको किस तरीके से लेंगे, क्या प्रॉपर्टी में निवेश कम हो जाएगा या प्रॉपर्टी में निवेश जो है अब
इसको टैक्स बचाने के लिए प्रॉपर्टी में दोबारा से निवेश के लिए मजबूर हो जाएंगे लोग, ये अपने आप में आगे चल के हमें पता लगेगा, लेकिन टैक्स लायबिलिटी तो ज़रूर बढ़ेगी। ओके, सो टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। और जहां तक प्रॉपर्टी की बात है, नॉन फाइनेंशियल एसेट इसे कहा गया है, और इसके लिए होल्डिंग पीरियड जो है अब हो जाएगा 24 महीने, 2 साल। जितेंद्र सर, 2 साल पहले कर दिया था प्रॉपर्टी में। हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी लाके और भी एसेट में कर दिया है, लेकिन प्रॉपर्टी में जो लॉन्ग टर्म का होल्डिंग पीरियड है वो 2 साल हो गए। होल्डिंग पीरियड में किस तरह की यूनिफॉर्मिटी आई है जितेंद्र सर? देखिए, होल्डिंग पीरियड में अगर देखें, डेट म्यूचुअल फंड है, जैसे डेट म्यूचुअल फंड में 36 मंथ्स होता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए, गोल्ड के अंदर भी 36 मंथ्स होता था। प्रॉपर्टी में पहले ही और प्रीवियस बजट में उसको 24 मंथ्स कर दिया था, तो अब यही 24 मंथ्स अक्रॉस ऑल फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल एसेट में कर दिया है। इसका मतलब अब से लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन है किसी भी एसेट में वो 24 महीने के बाद कैलकुलेट होगा, खाली हम इक्विटी शेयर को अगर छोड़ दें, और शॉर्ट टर्म जो होगा वो 24 महीने से कम की होल्डिंग पे होगा। तो ये यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल एसेट कर दिया है। ठीक है, सो फाइनेंशियल एसेट है तो इसका होल्डिंग पीरियड 12 महीने, 1 साल। नॉन फाइनेंशियल एसेट है जिसमें रियल एस्टेट आ जाएंगे, आपके गोल्ड आ जाएंगे, इनके लिए 2 साल यानी 24 महीने कर दिया गया है। विनोद सर, वेलकम टू मनी 9। इनकम टैक्स में वही हुआ जो मैं और आप अक्सर बात करते थे, ओल्ड टैक्स रजीम वाले तो हाथ मलते रह गए, न्यू टैक्स रजीम को फायदा ही फायदा। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है अब इस बच्चे को अबंडन कर दिया गया है। इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है और सिर्फ सनसेट क्लॉज की वजह से ये चल रहे हैं। कुछ क्लॉजेज में अभी पीरियड बाकी है, तो उन लोगों का जो बेनिफिट देना है वो अब इसको ऑप्ट कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन जहां तक अगर हम बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम में, तो न्यू टैक्स रिजीम सरकार का जो है एक लविंग चाइल्ड है, उसी को प्रमोट करना है। और अब तो इसके साथ साथ उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अगले 6 महीने में हम पूरे का पूरा इनकम टैक्स एक्ट पूरा रिव्यू करके नया बना करके आपको दे देंगे। तो ये जितना भी आपको पढ़ाई करनी है आप 6 महीने और कीजिए पुराने वाले से, इसके बाद नया इनकम टैक्स भी एक्ट भी होगा और उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि ओल्ड टैक्स रिजीम को जो है किसी भी तरह से कंटिन्यू होगा। ओके, सो लग रहा है कि 6 महीने में एक रिव्यू की बात की है आज वित्त मंत्री ने, उसके बाद ओल्ड टैक्स को जो है प्रॉपर फेवल जो है उसकी तैयारी अब शुरू हो गई है। लेकिन अब ये बताइए विनोद सर कि न्यू टैक्स रिजीम में हमने देखा कि इनकम स्लैब के साथ बदलाव अब हो गए हैं, ठीक है, और साथ ही में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया गया है। तो इन 2 चेंजेस के बाद कितनी इनकम न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स फ्री है, जिस पर नो टैक्स है, नील टैक्स है? देखिए, अभी भी 7 लाख रुपए तक की जो इनकम थी उस पर टैक्स पहले भी नहीं लगता था, अब भी नहीं लगता है। सेक्शन 87A को नहीं छेड़ा गया तो वो रिबेट आपको मिलेगा 25,000 रुपए का। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्योंकि 50,000 से बढ़कर अब 75,000 हो गई है, 75,000 रुपए, तो अब 7,75,000 रुपए अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं या अदर देन सैलरी आपकी कोई इनकम है तो आप जो है 7 लाख रुपए तक आप टैक्स फ्री हैं। उसके ऊपर जाते हैं तो ये स्लैब्स आपके सामने हैं, तो आपको 3 लाख से अपना स्लैब गिनना होगा, ना कि आपको 7 लाख रुपए से। तो 3 लाख बेसिक एग्जम्पशन है। स्ट्रक्चर को उन्होंने छेड़ा है बीच में, हालांकि मेरी आपकी ये सलाह हुई थी कि कहीं ना कहीं शायद हाईएस्ट टैक्स रेट चेंज हो या 15 लाख वाली अमाउंट जो है ये और ऊपर चली जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी मायूसी है उस बात की कि टैक्स स्ट्रक्चर को छेड़ा भी, लेकिन फिर भी कोई बदलाव किसी किस्म का ऐसा मेजर नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ जो 15 लाख रुपए जो इनकम जिनकी है या 15 लाख से ऊपर है और सैलरीड में है, उनको 17,500 रुपए का फायदा उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि 4 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा, मतलब 8 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, 50% लोगों को उन्होंने 17,500 रुपए का ओवरऑल मैक्सिमम है। ये कम भी होगा, किसी की इनकम अगर 15 लाख से कम है तो उसको कम मिलेगा, तो अकॉर्डिंगली मिलेगा ये। लेकिन अगर आप उसमें है सैलरी क्लास में नहीं है, आप अदर देन सैलरीज हैं, तो आपको ये रिबेट जो है वो सिर्फ 10,000 रुपए का मिलता है। जो टैक्स के अंदर जो बेनिफिट है उसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये आपको मिला है आज। ओके, सो न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए स्लैब में जो परिवर्तन हुआ है, अब जो है
3 से 7 लाख पर 5% का टैक्स लगने वाला है। 3 लाख तक की इनकम अभी भी जो है वहां पर वो टैक्स फ्री रहेगी। 3 लाख से आप ज्यादा कमाएंगे तो टैक्स लगेगा। और विनोद सर ने बताया जो हाईएस्ट स्लैब है यानी 15 लाख से ऊपर की इनकम है तो वो 30% के ही आप स्लैब में आएंगे। तो ये जो वित्त मंत्री हमें 17,500 का कैलकुलेशन दे रही थी कि इतनी बचत होगी, ये किस इनकम के कैटेगरी में होगी विनोद सर? और ये क्या मैक्सिमम बचत है? अभी आप कह रहे थे ये मैक्सिमम बचत है, राइट? अब इससे ज्यादा कोई नहीं बचा पाएगा इसमें? नहीं, बिल्कुल जो उन्होंने कैलकुलेशन की है, जिस ढंग से उन्होंने स्लैब को स्ट्रक्चर किया, आप देखिए 0 से 3 0 है और 3 से पहले 6 लाख होता था, अब उसको 7 लाख तक मतलब 1 लाख रुपए को और पुश कर दिया गया 5% की तरफ। तो 1 लाख पर जो पहले 10% लगता था वो 5% में गया, तो वो सेविंग है आपकी। सिमिलरली 7 से 10 लाख का जो अगला स्लैब है उसको 10% पर रखा गया और उसके बाद 10 से लेकर के एक नया स्लैब क्रिएट हुआ 10 से 12 का, जिसके अंदर आपको 15% टैक्स लगा और 15 से ऊपर अगर आप गए तो आपका 30% का स्लैब है। जब आप इसको पुराने के साथ कंपेयर करेंगे तो जो आपको सेविंग आती है वो 10,000 रुपए आती है और आपके पास जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 25,000 रुपए बढ़ी थी उसको भी उन्होंने 30% पे काउंट करके 7,500 रुपए और 17,500 रुपए इस तरह से कैलकुलेट करके आपको दिया है। तो 15 लाख और उससे ऊपर वाले जो हैं, बिल्कुल आप प्रियंका जी ठीक कह रही हैं, 17,500 रुपए का जो फायदा है वो उन्होंने दे दिया है। लेकिन इसके साथ साथ एक और एडवांटेज उन्होंने दिया जो पेंशनर्स के लिए है, वो फैमिली पेंशन है। उसके ऊपर भी उन्होंने जो उसकी कैपिंग थी जो 15,000 रुपए बहुत समय से चल रही थी, उसको बढ़ा करके उन्होंने आज 25,000 रुपए किया है। आई थिंक ये 2 ही मेजर चेंजेस है, बाकी तो टैक्स इंपोज हुए हैं। अगर आप रिडक्शन की बात करें तो ये है, या कैपिटल गेन्स को उन्होंने छेड़ने की कोशिश की, तो ये जो मेजर चेंजेस इसके अंदर आए और ये रिलीफ आप कह सकते हैं कि हमें मिला। सर मुझे ये बताइए, रियल एस्टेट पर इंडेक्सेशन का फायदा उठा दिया, क्योंकि भाई आप तो सीए हैं, आप ही हमारे टैक्स को बचाने का और सही तरीके से भरने का तरीका बताते हैं, तो ये इंडेक्सेशन बेनिफिट हटाने से धक्का लगा होगा कई लोगों को, खास करके अगर आपकी बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है, आपने कब खरीदा होगा और अब वो पूरा जरा मैथ समझाइए ना, ये इम्पैक्ट टैक्सेशन पर कैसे पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट ऐसे पड़ेगा कि अगर आपकी 2001 में कोई प्रॉपर्टी 100 रुपीज़ की थी तो आज अगर आप उसको 361 में बेचते थे तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता था, 0 टैक्स था। लेकिन आज अगर आप उसी प्रॉपर्टी को बेचते हैं 100 रुपीज़ की प्रॉपर्टी को, पहले 361 के ऊपर जाकर के, लेट्स प्रिज्यूम आपने 400 को, 0 आप लगा लीजिएगा, मैंने नहीं लगाई है, आप 400 में 39 रुपीज़ का जो प्रॉफिट हुआ उसका जब मैं 20% टैक्स दूंगा तो मुझे 8 रुपये टैक्स देना था, प्रिसाइसली 7.80। लेकिन अब नए सिस्टम के अंदर क्योंकि मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं है, मैंने 100 की खरीदी थी, मैंने 400 की बेची, 300 का मुझे प्रॉफिट हुआ, तो मुझे 12.5% टैक्स देना सीधा सीधा, क्योंकि मुझे इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिला है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो मुझे 300 रुपये का फायदा हुआ 361 में से के बाद चलता था, अब मुझे 300 पर 12% देना है, मतलब 36 रुपीज़ देना है। कहाँ मैं सिर्फ 4 रुपये दे रहा था, कहाँ मैं 36 रुपीज़ दे रहा हूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। जब आप इसको लैक्स एंड करोड़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिगर्स माइंड बॉगलिंग हो जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। रियल एस्टेट इसको कैसे लेगा मुझे नहीं पता। स्टॉक मार्केट ने तो आज ही अपना दिखाया कि टैंक अप हुई 1200 पॉइंट, हालांकि रिकवर करी उसके बाद, लेकिन इधर रियल एस्टेट मार्केट के अंदर इसका क्या असर आएगा, क्योंकि अब सवाल यह है कि हर आदमी उसके बाद प्रॉपर्टी बेच करके प्रॉपर्टी नहीं लेता है तो उसको टैक्सेस देने हैं, तो वो टैक्स यूज कैसे करेगा। भले ही आपने 12.5 कर दिया, लेकिन आप टैक्सेस देखिए कितना है। ये उनके लिए तो ठीक है जिन्होंने सिर्फ 2 साल पहले ली थी, लेट्स प्रिज्यूम 300 की ली थी, 400 में बेची, तो 100 रुपीज़ का 12.5, इवन देन 4 रुपये से ज़्यादा है। तो आप अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल इंपैक्ट आएगा। और खाली रियल एस्टेट नहीं है, इसमें गोल्ड भी है आपका, इसमें सिल्वर भी है। जिनको आप पुराना गोल्ड और सिल्वर बेचते हैं तो भी आपको कैपिटल गेन देना पड़ता है, क्योंकि वो अदर देन फाइनेंशियल एसेट है, पर आपको उस पर टैक्स देना होता है। तो ये सब जब आप काउंट करेंगे तो ये अच्छा खासा टैक्स के अंदर बहुत बड़ा मेजर चेंज है। कैसे ये निकल के आएगा ये आने वाले समय में और क्लैरिटी आएगी, देखते हैं क्या आता है इसके। तो ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट सरकार ने अब लग रहा है अक्रॉस द बोर्ड सबसे हटा ही लिया। पिछले साल हमने देखा था डेट म्यूचुअल फंड से इसको हटते हुए, आज हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट, गोल्ड जैसे, सिल्वर जैसे एसेट से पे हट गया है। तो यानी इंडेक्सेशन अब खत्म। जितेंद्र सर, इसको तो भूल ही जाना चाहिए कि आपको इसका कोई फायदा ही नहीं मिलेगा कि आप महंगाई के मुकाबले जब अपने प्राइस को कंपेयर करके जो छूट लेते थे, इंडेक्सेशन को बाय बाय कह दिया है। देखिए, जब यूनिफॉर्म टैक्सेशन की बात करते हैं तो या तो इंडेक्सेशन बेनिफिट सब पे देगी सरकार, या फिर पूरी तरह से ख़त्म करेगी और एक यूनिफॉर्म टैक्स लगाएगी। तो ये यूनिफॉर्म टैक्सेशन की तरफ पहला कदम है जो टैक्स रिफॉर्म हम देख रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा, खासकर उन लोगों को जिनकी
पहले प्रॉपर्टी ली हुई है, पहले गोल्ड रखा हुआ है, उन पे इम्पैक्ट ज़रूर होगा। लेकिन अगर हम देखें तो आने वाले समय में जो लोग नई प्रॉपर्टी लेंगे, नई गोल्ड लेंगे, वो इसी डायरेक्शन में चलेंगे कि एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन लगता है सभी प्रोडक्ट पे। तो इम्पैक्ट तो ज़रूर होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार यूनिफॉर्म टैक्सेशन की तरफ जा रही है, उसी तरफ ये कदम उठाया है। ओके, थोड़ी देर पहले मैं इन दोनों से पूछ रही थी क्या अच्छा लगा, इन्होंने अच्छी अच्छी बातें कह दी, हम थोड़ी सी बुरी बातें भी सुनते हैं। सो जितेंद्र सर, आपसे ही शुरू करते हैं, क्या बुरा लगा आपको? कौन सी बात बुरी लग रही है इस बजट में, या कुछ बुरा नहीं लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मुझे अच्छा लगा है तो कुछ चीज़ें जो है नहीं अच्छी लगी हैं। और ख़ासकर देखिए, एक मिडिल क्लास की जब हम बात करते हैं तो हम हाई इन्फ्लेशन के दौर से गुजर रहे हैं, और वो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं मेरे बजट को बहुत बुरी तरीके से हिट कर रहा है। हाई एक्सपेंसेस हैं, एजुकेशन फ़ीस बढ़ रही है, हर तरीके से बढ़ रही है। इसको मैं कैसे एड्रेस करूं, उसका सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला इस बजट में। शायद थोड़ा डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा मेरे हाथ में आ जाता तो मैं इन्फ्लेशन को एड्रेस कर सकता था। एक तो मुझे ये थोड़ा नेगेटिव लगा, जो मुझे लगा होना चाहिए था। दूसरा, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। शायद एनपीएस के अंदर ही अगर कुछ प्रोविज़न इंट्रोड्यूस कर दिया जाता तो शायद उनको जो है एक रिलीफ मिलता, क्योंकि उनके चैलेंजेस बहुत हाई होते हैं। वो मुझे लगा पूरी तरह से नेगेटिव था, जो एड्रेस होना चाहिए था। विनोद सर, आपको कौन सी बात बुरी लगी इस बजट में? मैं तो इतना ही कहूँगा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, क्यों ही कोई बेवफा नहीं होता। तो ये कुछ मजबूरियां रही हैं जो इतने हार्श स्टेप उठाने पड़े और कैपिटल गेन को टैक्सेशन करना पड़ा। बिल्कुल मैं इस बात को कहूँगा कि शायद इसके साथ साथ भले ही आप टैक्स रेट को घटाने की ज़रूरत तो थी, लेकिन इंडेक्सेशन को हटाने वाला कॉन्सेप्ट कहीं ये नहीं था, क्योंकि जिन लोगों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी मेहनत से और बड़ी शिद्दत से अपने घर बनाए हैं और प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, और आगे अगर बच्चों में वो प्रॉपर्टीज़ डिवाइड होती हैं, जो कि लेगेसीज हैं हिंदूज़ की, हिंदू सक्सेशन एक्ट में, तो वो डिवीज़न जो है वो प्रॉपर कैसे होगा? क्योंकि अल्टीमेटली अपने घर की, पहले तो अभी इनकम से आप टैक्स ले रहे थे, अब एक तरह से जिसको आप वेल्थ में से भी मेरे टैक्स ले रहे हैं, तो इनहेरिटेंस टैक्स जिसकी आप बात कर रहे थे कुछ समय पहले, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस टैक्स की शेप में मुझे लगा दिया गया। मेरी जो वेल्थ है आज, क्योंकि आइदर मेरे पास फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है, और तो मेरे पास एसेट्स है नहीं, अब मैं जब भी उसको बेचूंगा आप मेरे से उसका टैक्स लेंगे। तो बेसिकली चाहे मैं दूं या मेरे बच्चे देंगे मेरे बाद, तो टैक्स सरकार को मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत हार्श हो गया है। आप रियल एस्टेट के ऊपर जो लगा है, उधर भी 10 से 12.5% का परसेंटेज बहुत हाई है। 10 ही ज़्यादा था। अगर आप देखिए, अगर आप कंट्री को देखिए, ग्रो अगर हुई थी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो एग्जम्पशन था उसी से स्टॉक मार्केट चला था। पर किस हद तक आप लेकर के जाएंगे उसको कि 12.5% टैक्स आप लेकर के आ गए, एक नॉर्मल इनकम की तरह आपने ले लिया, जबकि वो रोज खरीदता बेचता है वो। तो मुझे लगता है कि ज़रूरत है थोड़ा सा रिव्यू करने की। तो मैं निराश हुआ हूँ इन चीज़ों से। टैक्स के रेट्स में मुझे लगता था और बेटर हो सकता था, और स्लैब्स को इंप्रूव किया जा सकता था। उसका सिंपल रीज़न है कि रुपये जितना आपके इन्फ्लेशन के हिसाब से डिवैल्यू हुआ। अगर आज से 5 साल पहले 15 लाख रुपए से क्या आता था और आज उस 15 लाख से क्या आता है, तो सरकार अपना टैक्स का रेट चेंज नहीं कर रही है, तो क्या उतना ही मेरी परचेजिंग पावर है? सरकार ऐसा मान रही है कि कुछ बदला ही नहीं है पिछले 10 साल में, तो वेरी सरप्राइजिंग है। वरना 15 लाख रुपए पर 30% टैक्स लगाना, आई थिंक इट्स ए हार्श फिगर, क्योंकि ऑलरेडी मेरी 15 लाख की जो परचेजिंग पावर है वो घट चुकी है। मेरी डिस्पोजेबल इनकम पहले ही कम हो चुकी है। घर चलाना सबके लिए मुश्किल हो रहा है। तो कहीं ज़रूरत थी इसको और इम्प्रूव करने की, पर मुझे लगता है थोड़ी निराशा मुझे हाथ लगी। यस।